अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आपको जैसे कि पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के तमाम मज़ामीन की साइंस की वीडियोस अवेलेबल है। तो आप लोग जो है ये वीडियोस खुद भी देखिए और अपने साथियों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। और आगे भी आपको हमारे वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का सबक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौली हुस्न इंतज़ाम, जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10 के लिए। मजमून है आपका साइंस 2 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों आज जो है हम ये नया सबक शुरू कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 1 है और इसके बाद मज़ीद इसके कुछ पार्ट्स जो है बनाए जाएंगे। अलग अलग पार्ट्स में वीडियो जो है मैं अपलोड करती जाऊंगी। तो आज जो है हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये इसका पहला हिस्सा है। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा और जैसे कि आपको पता है स्कूल्स बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। माहौली निज़ाम से क्या मुराद है? आपकी किताब में सबक की शुरुआत में बतौर एआदा कुछ सवालात दिए गए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, बिल्कुल ऐसा ही एक चैप्टर आप 9वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है और माहौली निज़ाम किसे कहते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसका एक रिवीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सवाल दिया हुआ है कि माहौली निज़ाम से क्या मुराद है। तो व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? सिस्टम किसे कहा जाता है, निज़ाम किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। रेगुलरली इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल। एक निज़ाम या एक सिस्टम जब काम करता है तो उसमें ऐसे बहुत सारे अज्जा होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और फिर एक साथ मिलकर अफ़ाल अंजाम देते हैं। तो इकोसिस्टम माहौल या माहौली निज़ाम किसे कहेंगे अब? एन इकोलॉजिकल सिस्टम, a community and its physical environment treated together as a functional system. An ecosystem is a biological environment consisting of all the living organisms or biotic component in a particular area and the non-living or abiotic components such as air, soil, water and sunlight with which the organisms interact. ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है और इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार और गैर जानदार मिलकर जो है काम अंजाम देते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक पूरा निज़ाम बनाते हैं। इसे ही माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम कहते हैं। माहौली निज़ाम के मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है इसको हम दो मेन पार्ट्स में जो है सब डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो है कुदरती माहौली निज़ाम, जंगलात है, ग्रासलैंड्स है, एक्वेटिक यानी समंदर में जो जानदार रहते हैं वो, समंदरी ज़िंदगी, डेजर्ट्स यानी सहराओं में गुजारी जाने वाली ज़िंदगी। आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड यानी खेतों की जो एक माहौली निज़ाम नज़र आता है वो, और एक्वेटिक। सार्फिन की अक़साम कौन कौन सी है? ये अक़साम अमली तौर पर किस पर मुनहसर होती है? अब देखिए सार्फिन यानी कंज्यूमर्स जो है जिसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सार्फिन की अक़साम कौन कौन सी है और ये अक़साम अमली तौर पर किस पे मुनहसर होती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। आपने पिछली जमात में तग़ज़िये के तरीके की बुनियाद पर जमात बंदी से मुतालिक मालूमात हासिल की है। इसके लिहाज से जानदारों की किस्में जो है खुद कफ़ील यानी ग़िज़ासाज़, गैर कफ़ील यानी सारिफीन और गंदखोर और तज्ज़ियाकार है। सबसे पहले देखते हैं खुद कफ़ील या ग़िज़ासाज़ किसे कहते हैं। Begin with sun, green plants use
water, carbon dioxide and sunlight to make glucose through the process of photosynthesis. photosynthesis کے ذریعے نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے انہیں غذا ساز یا خود کفیل کہتے ہیں۔ خود کفیل یا غذا ساز کو پروڈیوسرز بھی کہا جاتا ہے۔ Plants are called producers because they make their own food inside themselves. Producers use cellular respiration to supply the energy they need to live. اب دیکھتے ہیں غیر کفیل یا صارفین کے بارے میں، جنہیں کنزیومرز بھی کہتے ہیں۔ Consumers are those who do not make their own food but get it from eating plants or other animals. غیر کفیل یا صارفین جو ہوتے ہیں یا کنزیومرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی غذا از خود تیار نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنی غذا کے لیے دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ جاندار جو ہوتے ہیں وہ نباتات کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سبزی خور حیوانات ہوتے ہیں، ان کا شمار بھی صارفین میں ہوگا، جبکہ کچھ جو دوسرے حیوانات ہوتے ہیں وہ سبزی خور حیوانات کو کھاتے ہیں، جیسے شیر جو ہوتا ہے وہ بکری اور ہرن کو اپنی غذا بناتا ہے۔ انسان جو ہے ہم بھی سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور گوشت خور بھی ہم ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ کنزیومرز میں ہوگا، صارفین میں ہوگا۔ گرد و پیش کے ماحولی نظام میں صارفین کی مختلف سطح ہے، جو تھوڑی دیر پہلے سوال تھا نا، آپ کی کتاب میں سوال ہے کہ مختلف سطح کون سی ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اب ابتدائی صارفین، سبزی خور حیوانات جسے ہم کہتے ہیں، یا ہم جسے پرائمری کنزیومرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ناک توڑا، گلہری، ہاتھی وغیرہ جو ہے یہ خود کفیل غذا ساز نباتات پر راست انحصار کرتے ہیں۔ ہرن ہے، بکری ہے نا، تو یہ تمام جو حیوانات ہوتے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ پرائمری کنزیومرز کہلاتے ہیں، اور یہ سبزی خور ہوتے ہیں، یعنی یہ پودوں کو کھاتے ہیں، پیڑ پودے کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، اس لیے انہیں پرائمری کنزیومرز یا ابتدائی صارفین کہتے ہیں۔ انہیں سبزی خور حیوانات بھی کہا جاتا ہے، انہیں ہربیورس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلی قسم ہے صارفین کی۔ اس کے بعد ہے ثانوی صارفین یا گوشت خور جسے ہم کہتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری کنزیومرز، اور گوشت خور کو ہم کہتے ہیں کارنیورس، ٹھیک ہے، اینیمل ایٹرز، کارنیورس اسے کہتے ہیں۔ ایٹ دا تھرڈ ٹراپیکل لیول وی ہیو سیکنڈری کنزیومرز۔ سیکنڈری آرڈر کنزیومرز آر اینیملز دیٹ ایٹ ادر اینیملز۔ یہ وہ حیوانات ہیں جو اپنی غذا کے لیے دوسرے حیوانات کا شکار کرتے ہیں، جیسے کہ باز ہے، لومڑی جو ہے یہ دوسرے جو ہے جانوروں کو کھا لیتی ہے۔ الو جو ہوتے ہیں یہ سانپ کو کھا لیتا ہے۔ الو، مینڈک جو ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو شکار کرتی ہیں، انہیں کھا لیتی ہے۔ تو یہ حیوانات جو ہے گوشت خور حیوانات ہوتے ہیں، اور یہ اپنی غذا کے لیے دوسرے حیوانات پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اعلیٰ صارفین۔ مثال ہے ببر شیر یا شیر، یہ گوشت خور حیوانات سے غذا حاصل کرتے ہیں اور انہیں دوسرے حیوانات نہیں کھاتے۔ یہ ٹاپ کنزیومرز کہلاتے ہیں۔ ٹاپ کنزیومرز آر ناٹ ایٹن بائی اینی ادر کنزیومرز۔ جو شیر ہوتا ہے یا شیر ببر ہوتا ہے، انہیں کوئی دوسرے جانور نہیں کھاتے، اس لیے یہ ہمیشہ فوڈ چین میں ٹاپ پر ہوتے ہیں، انہیں کوئی دوسرا جانور نہیں کھاتا ہے ڈائریکٹلی۔ دے کین بی پرائمری، سیکنڈری اور ٹیریٹری کنزیومرز۔ یہ پرائمری، سیکنڈری اور ٹیریٹری کنزیومرز بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنی غذا کے لیے دوسرے حیوانات پر منحصر ہوتے ہیں۔ جو دوسرے حیوانات ہوتے ہیں یہ بطور غذا ان کا استعمال کرتے ہیں، جیسے شیر ببر جو ہوتے ہیں یہ بکریوں کا شکار کرتے ہیں، ہاتھی کا بھی شکار کرتے ہیں، ہرن کا شکار کرتے ہیں، زراف کا شکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرے جتنے بھی حیوانات ہوتے ہیں یہ انہیں گوشت خور حیوانات کو اپنی غذا بناتے ہیں، یا سبزی خور حیوانات کو بھی یہ اپنی غذا بناتے ہیں۔ ہمہ خور مثلاً انسان، ریچھ، یہ سبزی خور گوشت خور
दोनों होते हैं, ये सब्जी और गोश्त दोनों का इस्तेमाल जो है ग़िज़ा के तौर पर करते हैं। इन्हें omnivorous कहा जाता है। Omnivorous, some animals such as bears eat both plants and other animals. They are both herbivorous as well as carnivorous. They are called omnivorous. Examples human being, bear, etc. तो कुछ हैवानात जो होते हैं वो सब्ज़ी खोर भी होते हैं और गोश्त खोर भी होते हैं। जैसे कि भालू जो होता है, रीछ, ये क्या करता है, ये सब्जियों का भी इस्तेमाल करता है और ये दूसरे जानवरों को भी खाकर अपनी अपनी ग़िज़ा बनाता है। बिल्कुल वैसे ही इंसान भी सब्ज़ी खोर भी होते हैं और गोश्त खोर भी होते हैं, इसलिए इन्हें हमाखोर या ओमनिवरस कहा जाता है। तजज़िया कार या डिकम्पोजर्स जिसे कहा जाता है, ये जो होते हैं, दे ब्रेक डाउन रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। दीज decomposers include worms, bacteria, fungi and some insects, मशरूम्स वगैरह। ये तमाम जो होते हैं ये हमारे माहौली निज़ाम में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। देखिए, अगर जब इंसान मर जाते हैं तो उन्हें मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जानदार जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दूसरे जानदार उस पर मिट्टी डाल देते हैं, है ना। तो ये मिट्टी क्यों डालते हैं वो आपको पता है, ताकि मिट्टी में मिलने के बाद वो जो हैवानात या जानवर जो मर गए हैं, जो तजज़िया कार होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उनको अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं और इस तरह से वो जो भी मुर्दा अजसाम होते हैं वो ख़त्म होते हैं, धीरे धीरे जो है वो सड़ गल जाते हैं और ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह से तजज़िया कार जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, वरना अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारी ज़मीन पर जो है मुर्दा अजसाम, जो लोग मर जाते हैं, जो जानवर मर जाते हैं, उनका ढेर लग जाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और बदबू फैल सकती है ना। तो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा निज़ाम बनाया है कि उससे हमें तकलीफ़ ना हो, इसलिए तजज़िया कार डिकम्पोजर्स मौजूद होते हैं जो उस बॉडी को जो है तजज़िया करते हैं और उसके कुछ हिस्सों को वो अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और बाकी हिस्से जो है ज़मीन में मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर। ग़िज़ा साज, सारिफ और तजज़िया कार में मुस्तकिल बाहमी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की एक तरतीब होती है और इसे ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। हर ज़ंजीर में ऐसी 4 से 5 या ज़ायद कड़ियाँ भी पाई जाती हैं। बाकायदा से एक फूड की चेन बनती जाती है, जैसे नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी की मदद से। फिर जो ग्रास हॉपर्स होते हैं या नाकतोड़ा होते हैं वो सब अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। नाकतोड़े को मेंढक अपनी ग़िज़ा बनाता है, मेंढक को जो है सांप खाते हैं, सांप को जो है चील या ईगल्स खाते हैं। फिर जब ये मर जाते हैं बाज इसे खाता है और जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, तजज़ियाकार जो हैवानात होते हैं, वो उसका तजज़िया करते हैं और उसे वो ज़मीन का हिस्सा बना देते हैं। तो इस तरह से एक ज़ंजीर बनती है, एक चेन बन जाती है, इसे ही ग़िज़ाई ज़ंजीर या फूड चेन कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, प्रोड्यूसर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स उन्हें खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उन्हें खाते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स। फूड चेन इसे कहा जाता है। फूड चेन फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिरामिड के जरिए समझाया गया है। प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद देखते हैं ग़िज़ाई जाल। किसी माहौली निज़ाम में ऐसी आपस में जुड़ी हुई कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें शामिल होती है और इसी से फूड वेब बनते हैं, यानी ग़िज़ाई जाल बनते हैं। देखिए, नबातात को बहुत सारे जो हैवानात है वो खाते हैं, है ना। नबातात को कीड़े मकोड़े खाते हैं, बटरफ्लाई खाती हैं, फ्रूट फ्लाइज खाते हैं और फिर ये जो नाकतोड़ा है, इस नाकतोड़े को मेंढक खाते हैं। मेंढक जो है नाकतोड़े को खाने के साथ साथ बटरफ्लाइज को भी खाता है, फ्रूट फ्लाइज को भी खाता है, ड्रैगन फ्लाइज को भी ये मेंढक खाता है। फिर उसके बाद ये जो नाकतोड़ा है इसे चूहे भी खाते हैं। अब चूहों को जो है सांप खाते हैं, फिर सांप जो है मेंढक को भी खाते हैं और सांप को जो है ईगल्स खाते हैं, है ना। ईगल इसके अलावा और दूसरे परिंदों को भी खाते हैं और ये परिंदे जो होते हैं दूसरे कीड़े मकोड़ों को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। तो इस तरह से एक पूरा जाल बन जाता है, बहुत सारी जो ज़ंजीरें हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और इसको ही फूड वेब कहते हैं।
कोई जानदार दूसरे जानदार का सारिफ होता है। मिसाल मतलब एक कीड़ा कई नबातात के पत्ते खाता है, लेकिन यही कीड़ा मेंढक, छिपकली और परिंदों का शिकार होता है। अगर शक्ल के ज़रिए से दिखाना हो तो ख़त मुस्तकीम ग़िज़ाई ज़ंजीर की बजाय कई शाखों वाला पेचीदा जाल तैयार होता है, और इसे ही कुदरत में पाया जाने वाला ग़िज़ाई जाल या फूड वेब कहते हैं। आमतौर पर ऐसे ग़िज़ाई जाल कुदरत में हर तरफ पाए जाते हैं। ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल में क्या फ़र्क है? ये सवाल आपकी किताब में दिया हुआ है कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो हमने अभी देखे, फूड चेन होती है वो एक सीधी सीधी ज़ंजीर होती है, और फूड वेब या ग़िज़ाई जाल जो होते हैं इसमें कई सारी ग़िज़ाई ज़ंजीरें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब हम देखते हैं माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जो है ये बहुत अहम जुज़ है हमारी ज़िंदगी का, बहुत अहमियत का हामिल है ये। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ये हमने स्टार्ट में भी देखे थे कि माहौली निज़ाम जो होता है वो क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार और उनसे ताल्लुक़ रखने वाली जो बेजान अशिया है उनके बीच का लेन देन। What makes up an ecosystem? इकोसिस्टम किन चीज़ों से बनता है? All living things, तमाम जानदार जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया का शुमार होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार, जिसमें सूरज, पहाड़, पानी, नदियाँ, झरने और मिट्टी का शुमार होता है। इकोसिस्टम जानदार और गैर जानदार अज्जा और उनके बाहमी अमल से मिलकर माहौली निज़ाम तैयार होता है। माहौली निज़ाम में हर जुज़ का किरदार अहम होता है। ग़िज़ा तैयार करने वाली नबातात मुफीद होती है। इनको इस्तेमाल करने वाले हिरन, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, घोड़े, ऊँट जैसे सब्ज़ीखोर हैवानात की भी अपनी अहमियत होती है। सब्ज़ीखोर हैवानात की आबादी जो है तवक्को से ज़्यादा बढ़ने ना देने के लिए शेर बब्बर जैसे शिकारी जानवर भी उतने ही अहम होते हैं, क्योंकि सब्ज़ीखोर हैवानात को शेर बब्बर जो है या शेर अपनी ग़िज़ा बना लेता है। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि कुदरत में पाए जाने वाले लार्वे, गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम, दीमक, गोबर के कीड़े, क्या ये भी मुफीद होते हैं? लेकिन ये जानदार गंदे लगेंगे तब भी ये बहुत अहम है। वो खुसूसी तौर पर हमारे माहौल की सफाई करते हैं। मैंने अभी बताई ना कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं, तजज़िया कार होते हैं, जिसमें जरासीम, दीमक, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह का शुमार होता है। तो ये जो होते हैं, ये जो मुर्दा अजसाम होते हैं हैवानात के, उनको अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं और इस तरह से माहौल को ये साफ़ सुथरा रखने में मदद करते हैं। यानी हमारे अतराफ़ में रहने वाले इन अज्जा की वजह से ही हमारा वजूद कायम है। इसीलिए हमें तमाम अज्जा का ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब है हमारे अतराफ़ ये जो तमाम अज्जा हैं, सूरज की रोशनी है, नबातात है, पेड़ पौधे हैं, हैवानात हैं, सब्ज़ीखोर हैवानात हैं, गोश्तखोर हैवानात है, तज्ज़ियाकार हैवानात है, हमाखोर हैवानात है, ये तमाम से मिलकर हमारा माहौली निज़ाम बनता है। और ये जो है तमाम अज्जा जो है माहौली निज़ाम के, ये अपनी अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखते हैं। इसलिए हमें इन तमाम अज्जा का ख्याल रखना चाहिए। बहस कीजिए, एक जानदार दूसरे जानदार की ग़िज़ा है। एक छोटा सा जो है टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है किताब के दरमियान में कि आपको जो है इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि किस तरह से एक जानदार जो होता है वो दूसरे जानदार की ग़िज़ा बनता है। ज़रा सोचिए, साल हर साल से जंगलात में पत्तों का कचरा, टूटे हुए दरख्त वगैरह ने इस गाँव के अतराफ़ में मुर्दा जानवरों के सड़ने गड़ने का अमल अगर नहीं होता तो क्या होता? जैसे मैंने बताई कि डीकम्पोजर्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया, मशरूम, वर्म, कीड़े मकोड़े, ये तमाम जो होते हैं ये चीज़ों का तज्ज़िया करते हैं, उसे डीकम्पोज करते हैं। और अगर ये नहीं हो तो मुर्दा अजसाम का ढेर लग जाएगा, पत्तों के कचरे का जंगलात में ढेर लग जाएगा, टूटे हुए दरख्तों का ढेर लग जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि डीकम्पोजर्स मौजूद हैं। ग़िज़ाई ज़ंजीर में मुख्तलिफ तग़ज़ियाती सतह कौन सी हैं?
اور توانائی کے حرم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تغذیاتی سطح یا ٹروفک لیول کسے کہتے ہیں۔ غذائی زنجیر میں ہر سطح کو تغذیاتی سطح کہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھے کہ پہلے آئے گا سب سے پہلے نیچے بیس، دیکھیے اس ٹرائنگل کا، نیچے آتا ہے غذا ساز یعنی نباتات جو اپنی غذا کو تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اولین تغذیاتی سطح ہے سبزی خور کی، پھر ثانوی تغذیاتی سطح ہے گوشت خور کی، اور اعلیٰ تغذیاتی سطح ہے ہمہ خور کی۔ تغذیاتی سطح یعنی غذا حاصل کرنے کی سطح۔ غذائی زنجیر میں غذائی اجزاء اور توانائی کا تناسب ابتدائی ترین سطح سے اعلیٰ ترین سطح پر صارفین تک مرحلہ وار گھٹتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہم اجزاء جو سبزی خور حیوانات کو اور جو انرجی سبزی خور حیوانات کو مل رہی ہے اس سے کم گوشت خور کو ملتی ہے اور اس سے کم ہمہ خور حیوانات کو ملتی ہے، یعنی مرحلہ وار جیسے ہم ٹرائنگل میں نیچے سے اوپر تک جاتے ہیں تو ٹرائنگل چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا، بالکل ویسے ہی توانائی اور غذائی اجزاء کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے۔ نیچے جو ہے تناسب زیادہ ہے، جیسے جیسے اوپر ہوتے جائیں گے تناسب کم ہوتا جائے گا، اسے ہی تغذیاتی سطح یا ٹروفک لیول کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حرم کسے کہتے ہیں، توانائی کا حرم یا انرجی پیرامڈ کسے کہتے ہیں۔ شکل 7.4 جو ہم نے ابھی پچھلی شکل دیکھے اس کے مطابق اس حرم میں ہر سطح پر توانائی کی منتقلی کو دکھایا جاتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو پروڈیوسرز سے انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، پرائمری کنزیومرز میں اس دوران انرجی لاسٹ بھی ہو رہی ہے۔ غذائی زنجیر میں توانائی کی باقاعدہ سطح ہوتی ہیں، توانائی کی باقاعدہ سطحوں کی ترتیب میں توانائی کی منتقلی کے دوران اصل توانائی جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح جانداروں کی تعداد میں کبھی ادنیٰ سطح سے اعلیٰ سطح کی جانب بھی کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ ماحولی نظام میں توانائی کی اس شکل کو توانائی کا حرم یا انرجی پیرامڈ کہتے ہیں۔ دیکھیے انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے پروڈیوسر سے پرائمری کنزیومرز میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری کنزیومرز کی تعداد یہاں زیادہ ہے۔ اب پرائمری کنزیومر سے یہ کنورٹ ہو رہی ہے انرجی سیکنڈری کنزیومرز میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈری کنزیومر میں تعداد تھوڑی کم ہو گئی اور ٹیریٹری کنزیومرز میں تعداد اور کم ہو جاتی ہے، اور اس دوران کچھ توانائی کا بتدریج توانائی کا کمی بھی ہوتی جاتی ہے، انرجی لاسٹ بھی ہوتی ہے، اور اسے ہی ہم جو ہے توانائی کا حرم یا انرجی پیرامڈ کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، درختوں پر گھونسلہ بنانے والا پرندہ قریب کے تالاب سے مچھلیاں کھاتے ہوں تو کیا پرندہ درخت اور تالاب ایسے دونوں ماحولی نظام کا حصہ بنتا ہے؟ دیکھیے درخت پر جو گھونسلہ بنانے والے پرندے ہیں وہ تالاب سے مچھلیوں کو کھاتے ہیں۔ مچھلیاں کس کو کھاتی ہیں؟ پروڈیوسرز جو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سمندر کا یا تالاب کا جو ماحولی نظام ہے اس میں پروڈیوسرز جو ہے کائی، الگائی وغیرہ ہوتے ہیں جو سمندر میں اگتے ہیں، ٹھیک ہے، سمندر میں اگنے والے نباتات کو مچھلیاں کھاتی ہیں، یہ پرائمری کنزیومرز ہو گئے، اور انہیں جو ہے بڑی مچھلیاں کھاتی ہیں، بگ فشز کھاتی ہیں، یہ سیکنڈری کنزیومرز ہو گئے، اور انہیں جو ہے پرندے کھاتے ہیں تو یہ ٹیریٹری کنزیومرز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پرندے ہیں یہ درخت اور تالاب دو ماحولی نظام کا حصہ بنتے ہیں، ہے نا، تو یہ درخت کے تالاب اور کے ماحولی نظام کا بھی حصہ ہے کیونکہ یہ درختوں پر موجود چڑیا جو ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مچھلیوں کو بھی کھاتی ہیں، تو یہ دونوں ماحولی نظام کا حصہ ہے۔ ماحولی نظام کا ایک ٹیبل آپ کی کتاب میں یہاں دیا ہے، غیر جاندار اجزاء اور جاندار اجزاء، پھر اس کی مزید جو ہے نیچے کچھ خالی جگہ دی ہوئی ہے، تو انہیں آپ کو خود مکمل کرنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ کوئی دقت ہوتی ہے اسے مکمل کرنے کے لیے تو یہاں پر ایک اس کا انگلش میں جو ہے ٹیبل کمپلیٹ کر کے دیا ہوا ہے، آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے یہ ابائیوٹک اور بائیوٹک کمپوننٹ سے مل کر بنا ہے۔ بائیوٹک کمپوننٹ میں آٹوٹروفک اور ہیٹروٹروفک ہے، آٹوٹروفک میں مزید پروڈیوسرز ہیں اور پھر اس میں شمار ہوتا ہے پلانٹس کا۔ ہیٹروٹروفک میں کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز ہیں، اینیملز ہیں، پھر کنزیومرز میں، پھر اینیملز میں ابھی ہم نے دیکھے کہ پرائمری کنزیومرز ہوتے ہیں، سیکنڈری کنزیومرز اور ٹیریٹری کنزیومرز ہوتے ہیں، ڈیکمپوزرز میں بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ابائیوٹک کمپوننٹس میں فزیکل فیکٹرز میں شمار ہوتا ہے ہوا، پانی، زمین، سن لائٹ،
वगैरह का। केमिकल फैक्टर्स में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का, इसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तमाम किस्म की गैसें, इनका शुमार होगा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। तो जनूबी भारत के मुख्तलिफ रियासतों में बड़े पैमाने पर चावल की काश्त की जाती है। यहाँ चावल की फसलों पर बड़े पैमाने पर नाकतोड़े आते हैं। इनको ग़िज़ा के तौर पर जो है इस्तेमाल करने के लिए कीचड़ में मेंढकों की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, जनूबी भारत के लोगों की अहम ग़िज़ा जो है चावल है, वो लोग चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चावल की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। चावल की फसलों में नाकतोड़े आते हैं। नाकतोड़ों को खाने के लिए वहाँ मेंढक आते हैं, और मेंढक को खाने के लिए वहाँ सांप भी होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से अचानक मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो क्या होगा? देखिए, इस तरह से चावल के खेत होते हैं, और चावल की फसलों पर इसका क्या असर होगा, किस तारीफ़ की तादाद बढ़ेगी और किस तारीफ़ की तादाद कम होगी, और मजमूई तौर पर यहाँ के माहौली निज़ाम पर क्या असर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। What will be the effect on paddy crop? चावल की फसल पे क्या असर होगा? If the population of frogs declines, then there will be rise in population of grasshoppers. The paddy fields will hence be infested with the insect pests. जाहिरी बात है, जब फ्रॉग कम हो जाएंगे तो ग्रास हॉपर्स की तादाद बढ़ जाएगी, नाकतोड़ों की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें खाने वाला कोई नहीं होगा। और जब नाकतोड़े बढ़ जाएंगे तो वो चावल की फसल को तबाह कर देंगे खाकर। नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। कौन से सार्फिन की तादाद कम होगी और किसकी तादाद बढ़ेगी? जाहिरी बात है, मेंढक की तादाद जब कम होगी तो उस सूरत में जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, यहाँ पे फ्रॉक्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, सानवी सार्फिन है, तो इनकी तादाद जो है वो कम होगी। और जो इब्तदाई सार्फिन है, मतलब ग्रास होफर्स है, नाकतोड़ा है, इसकी तादाद बढ़ेगी। और मेंढक को जो है सांप खाते हैं, तो जब मेंढक ही नहीं होंगे तो सांप किसे खाएंगे? तो इस तरह से सांप की तादाद भी वहाँ पर कम हो जाएगी। यानी सानवी सार्फिन और उसके बाद जो है आला सार्फिन, यहाँ पे सांप है, ये दोनों की तादाद कम हो जाएगी, और जो इब्तदाई सार्फिन है नाकतोड़ा, उसकी तादाद बढ़ेगी। तो इससे क्या चीज़ समझ में आती है कि इसका ये जो चेंजेस होते हैं, अगर इसी तरह से कभी अगर मेंढक कम हो जाए तो इसका इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इफ़ फ्रॉक्स पॉपुलेशन डिक्लाइंस, अगर मेंढक की तादाद कम होती है, देयर विल बी इम्बैलेंस ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी निज़ाम जो है वो बिगड़ जाएगा, तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। द नंबर ऑफ प्रे एंड predator populations will change and thus the food chain will come to an end. जाहिरी बात है, नाकतोड़े बढ़ जाएंगे, मेंढक खत्म हो जाएंगे, सांप खत्म हो जाएंगे, और नाकतोड़े बढ़ गए तो उस वजह से चावल की फसल भी तबाह हो जाएगी। और जो फूड चेन बनती थी कि फिर सांप को जो है कौन खाते थे, बाज खाता था, ईगल खाते थे, है ना, तो ये भी जो है ख़त्म होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक जुज़ भी दरमियान से कम होता है, हमारे इकोसिस्टम में कोई भी एक जानवर अगर कम होता है, तो उसकी वजह से उसकी पूरी फूड चेन ख़त्म हो जाती है, और इसका असर पूरे माहौली निज़ाम पर पड़ता है। अब एक छोटा सा सवाल आपकी किताब में, मश्क का सवाल नंबर 1 है ये, कि ज़ैल में दी हुई ग़िज़ाई ज़ंजीर को सही तरतीब में लिखना है, और ग़िज़ाई ज़ंजीर किस माहौली निज़ाम में होती है, उस माहौली निज़ाम की वजाहत करनी है। अभी हमने देखे कि चावल के खेत में कौन खाता है चावल के खेतों को? नाकतोड़ा। नाकतोड़े को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है उकाब, ठीक है, ईगल्स। तो ये किस माहौली निज़ाम का हिस्सा है, इसका सब जवाब आप देंगे, और इसकी वजाहत भी आपको करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप लोगों से अगले हफ्ते इसके पार्ट 2 के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।
اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. لائک کرنے کے بعد پلیز شیئر دا ویڈیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے چینل کو شیئر کیجئے, ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور آگے بھی آپ کو جو ہے ہمارے تمام نوٹیفیکیشن اسی طرح سے ملتے رہیں, اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. اللہ حافظ.